नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे वाराणसी के पुलिस लाइन हेलीपैड पर राजकीय विमान से पहुंचेंगे। वहां से सीधे भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां बुद्धा थीम पार्क में आयोजित सद्भावना समारोह में वो सम्मिलित होने वाले हैं। तो साथ ही पीएम के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन करने वाले हैं। तो इस दौरान देश के कई विद्वान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय काशी दौरा है। इससे पहले वो महाराजगंज पहुंचे थे। तो उससे भी पहले गोरखनाथ मंदिर के उन्होंने दर्शन भी किए थे। तो गोरखपुर भी गए थे वो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय आज काशी दौरा भी रहने वाला है। तो 101वीं बार आज काशी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगभग 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बुद्धा थीम पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो वहीं 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो सीएम योगी ने बाढ़ राहत सामग्री भी बांटी, साथ ही बाढ़ पीड़िता का दर्द भी साझा किया। तो जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में महेश राम अशोक कुमार कन्या इंटर कॉलेज धानी बाजार में बने हेलीपैड पर उतरे और यहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आदेश भी जारी किया है। तो बाढ़ राहत शिविर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित हर परिवार के साथ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार खड़ी है। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो सीएम योगी ने बाढ़ राहत इस दौरान सामग्री भी बांटी। तो साथ ही बाढ़ पीड़िता का उन्होंने दर्द भी साझा किया। तो सीएम योगी ने जिले में महेश राम अशोक कुमार कन्या इंटर कॉलेज धानी बाजार में बने हेलीपैड पर उतरे और यहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। तो सीएम योगी ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए, इसके आदेश उन्होंने जारी किए हैं। साथ ही बाढ़ राहत शिविर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित हर परिवार के साथ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार खड़ी हुई है। तो आपको भी सुनाते हैं कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या क्या कहा। मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता आंशिक रूप से हुआ है। तो उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने की निर्देश। तो महाराजगंज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के साथ उनका दर्द बांटा। तो साथ ही राहत सामग्री का भी उन्होंने वितरण किया है। इसी के साथ ही उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो कहा है कि राहत कोष से जो पीड़ित है, जितने भी पीड़ित हैं, उनको राहत दी जाएगी। तो पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि आज जो है वो गोरखपुर भी पहुंचे थे। आज उन्होंने वहां पर भी बाढ़ग्रस्त जो इलाके थे उसका भी जायजा लिया, उसका निरीक्षण किया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। तो ब्रिजेश, जब सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचे तो पीड़ितों से उन्होंने जब मुलाकात की तो वहीं हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि राहत कोष से आपको राहत दी जाएगी। ब्रिजेश जी, आपको बता दें कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के धानी ब्लॉक पे पहुंचे तो वहां सबसे पहले जो बाढ़ पीड़ित बच्चे थे उनसे मुलाकात किया। मुलाकात के बाद उन्होंने जो बच्चे थे उनके माता पिता से मुलाकात किया। माता पिता से मुलाकात के बाद जो बाढ़ राहत सामग्री था
वो उन्होंने वितरित किया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अफसर थे उनको साफ तौर पे कहा कि जो प्रशासन के द्वारा जो भी बाढ़ पीड़ित है उनकी मदद तत्काल किया जाए। जी, तो फिर इस दौरान जो है कितने लोग इस जनसभा में जुटे हुए थे, क्योंकि अलग अलग इलाके से लोग आए हुए थे? आपको बता दें कि जब भी नेपाल में लगातार बारिश होता है तो वो बारिश की पानी जो है महाराजगंज की 5 नदियां, प्रमुख नदियां हैं जो महाराजगंज जिले में काफी उफान मचाता है। हालांकि जो किसान होते हैं, किसानों का हजारों एकड़ का फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज इसके पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उस समय जो यहाँ के अफसर थे उनको साफ तौर पे हिदायत दी थी कि जो बंदे की मरम्मत ठीक ढंग से करा दिया जाए। हालांकि इस बार उतना बारिश हुआ नहीं, लेकिन जो लगातार 5 दिन बारिश हुआ, 5 दिन के बारिश में जो आसपास का एरिया था वो काफी जो है डूब गया। हालांकि धानी क्षेत्र बाढ़ से जो है धानी क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री योगी तो इसीलिए उन्होंने काफी बड़ी राहत जो है पीड़ितों को पहुंचाई है, काफी बड़ी राहत दी गई है आज पीड़ितों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्बन डेटिंग मामले में कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्बन डेटिंग मामले में आज सुनवाई होनी और कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। तो आज जिला जज सुना सकते हैं अपना फैसला। तो आज फैसले की घड़ी भी है, तो आज सुनवाई भी होनी है, तो साथ ही फैसले की घड़ी भी है। तो कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने पिछली बार सुनवाई में अपना पक्ष रख दिया था। तो वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की याचिका जो दर्ज की गई थी उस पर आज सुनवाई होनी है। तो एक महिलावादी राखी सिंह और मुस्लिम पक्ष ने याचिका के खिलाफ आपत्ति जताई है। तो जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश दोपहर बाद अपना फैसला सुना सकते हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अभिषेक झा। तो अभिषेक, आज कार्बन डेटिंग पर सुनवाई शुरू होने वाली है कुछ ही देर में और आज फैसला भी आ सकता है, कहा जा रहा है। जी, कुछ ही देर में अब अदालत परिसर के अंदर में सुनवाई जो है कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू होगी। जिला जज अजय कृष्ण उनकी कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो रही है और आज फैसला आने की संभावना है इसलिए सुनवाई में। और उसके अलावा जो हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह है उनके वकील शिवम गौड़ ने भी अपना पक्ष रख दिया था। अब उस पर सुनवाई जो है अब शुरू होने ही वाली है कुछ देर में। तमाम जो पक्ष के वकील और जो उनके वादी है वो धीरे धीरे करके कोर्ट रूम में पहुंच रहे हैं। हम लोग अभी इस वक्त कोर्ट रूम के ठीक बाहर ही मौजूद है। भारी गहमागमी है और तकरीबन 60 लोगों को इजाजत दी गई है इस सुनवाई में मौजूद रहने की, जो कि इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं। अब मैं देर का इंतजार है, जिसके बाद उम्मीद की जाती है कि कार्बन डेटिंग पर फैसला क्या होगा। जी, तो अभिषेक, क्योंकि आज बड़ी सुनवाई है, बड़ा फैसला भी आने वाला है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसके क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर से ज्ञानवापी पर जब भी कोई फैसला करना होता है इसको लेकर के प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड पे रहता है। कल देर रात से ही लगातार मुस्लिम इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की थी है वो शुरू कर दी गई थी। उसके अलावा इंटेलिजेंस की एजेंसियों को उनके कर्मचारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया था। हर छोटी बड़ी घटना पे नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील मामला है। दो गुटों के बीच का आपस का मामला है और विवाद न बढ़े या किसी तरह की कोई अफवाह न फैले, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से। तो अभिषेक, क्या वादी जो महिला वादी है राखी भी इस सुनवाई में आने वाली है, क्योंकि काफी समय से वो इस सुनवाई से दूर रह रही थी, तो क्या इस बार वो राखी भी आ रही है? देखिए, राखी से की एक वार्ता यहाँ पर वाराणसी में प्रस्तावित थी, लेकिन इसे 2-3 दिनों के लिए टाल दिया गया है। जब से इस मामले की पैरवी शुरू हुई है, उस शुरुआती दौर में राखी सिंह आई थी। उसके बाद जब 2 धड़ों में बट गया था ये ग्रुप, जो 5 महिलाओं का ग्रुप है, और उसके बाद हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को बाकी अन्य 4 वादी महिलाओं ने वकील अपना नियुक्त किया। उसके बाद से ये 2 बार साफ तौर पर देखने को मिल रहा था और राखी सिंह उसके बाद से नहीं आई है। उनके बिहाफ पर उनके जो चाचा है जितेंद्र सिंह बिसेन और उनके जो वकील है वही अपना पक्ष रखते हैं। राखी सिंह 2-3 दिनों के बाद हो सकता है संभवतः कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी जाए और उसके बाद मामला साफ हो सके कि आखिर ये विभेद क्यों है। तो क्योंकि अभिषेक, जिस तरह से बताया जा रहा था कि पिछली बार जो है मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, तो इस बार सुनवाई के दौरान क्या कुछ तैयारी करके मुस्लिम पक्ष भी आ रहा है?
देखिए, अब तैयारियों का वक्त बीत चुका है, क्योंकि सभी पक्ष, चाहे वो याचिका दे करके कार्बन डेटिंग की मांग करने वाले लोग हों या उसका विरोध करने वाले लोग हों, सबको जज अजय कृष्ण एक्सप्रेस ने भरपूर समय दिया है। सब लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, अपने अपने तर्क रखे हैं। अब इन तर्कों के आधार पर क्या फैसला होना है, या फिर जज किस तकनीकी टीम से भी जवाब तलब किया जाएगा कि ये कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती है, ताकि कोर्ट के जो एसेट यानी कि जिसपे दावा किया जाएगा कि वो चलेगा या हमारा है, पर कुछ जी, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में फैसला भी सुना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं देवरिया से बड़ी खबर आ रही है। देवरिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई है। तो युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उसरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। तो पूरा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के उसरा बाजार का बताया जा रहा है। तो देवरिया से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं युवक की मौत के बाद जो है पूरे गांव में एक आक्रोश फैल गया है। तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने उसरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो पूरा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के उसरा बाजार का बताया जा रहा है। तो देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई है। तो युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उसरा चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। पूरा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के उसरा बाजार का बताया जा रहा है। तो देवरिया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पूरे जो उसरा चौराहा था उसको जाम कर दिया है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। लगातार वो जो गांव वाले हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो जाम हटा दिए। तो वही जो चीजें हो रही हैं कि देवरिया में जो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से युवक की मौत हुई है। तो ग्रामीणों का यही कहना है कि जब तक इसकी जांच नहीं की जाती है, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, इसी तरह जाम लगाए रहेंगे। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच रही है। तो लगातार जो है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते एक युवक मौत के घाट उतर गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कौशाम्बी से आ रही। तो यूपी के कौशाम्बी में लगभग 12 दिन पहले एक्सयूवी सवार गुजरात के कारोबारी को अगवा कर 15 लाख की लूट का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया था। तो पुलिस को ब्लाइंड रॉबरी में फास्ट ट्रैक के जरिए सफलता मिली है। तो लूटकांड में शामिल 4 अंतर जनपदीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस को एक लुटेरे की गाड़ी से 15 लाख रुपए भी मिल गए हैं। तो इसके अलावा लुटेरों के पास से फर्जी नंबर प्लेट की सफारी गाड़ी, वादी का आधार कार्ड, 4 मोबाइल और 30 सिम कार्ड भी मिले हैं। तो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी 2 अंतर्राज्यीय लुटेरे अभी भी फरार हैं। तो कौशाम्बी पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है। तो कौशाम्बी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा किया गया है। तो गुजरात के कारोबारी से लाखों की लूट की गई थी, जिसका अब सनसनीखेज खुलासा कर दिया गया है। तो कौशाम्बी में 12 लाख की लूट की वारदात सामने आई थी। तो पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। कोई क्लू नहीं था, लेकिन गाड़ी का जो नंबर था, उन नंबरों को और जो टोल प्लाजा है उससे चेक करते हुए कार्रवाई काम किया गया। पुलिस की 2 टीमें बनाई गई। दोनों टीमों में हमारे राष्ट्रपति अधिकारी थे जिन्होंने इस पर काम किया, और तकनीकी तौर से ये पता लगाया कि दो गाड़ियां जो यूज की गई थी वो लखनऊ की गाड़ियां थी। उनके वास्तविक मालिक के पास जब पहुंचने के बाद पता चला कि उन्होंने वो गाड़ी यूज नहीं किया था, उसके नंबर प्लेट का प्रयोग किया गया था। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई किया और वास्तविक रूप से इसमें शामिल एक अभियुक्त अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया, और अंकित गुप्ता की गाड़ी से। वहीं मुजफ्फरनगर में खतौली के पलडी गांव में किसान की हत्या से सनसनी फैल गई है। तो आरोप है कि पड़ोसी ने किसान की गर्दन रेत कर उसकी हत्या की है। तो फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मामले की अब जांच में जुट गई है पुलिस।
5:30 बजे मेरे पिताजी जंगल गए थे जी, खेत पे। वहाँ पर क्या है नाम उनका? धर्मवीर सिंह है जी पिताजी का नाम जी। वहाँ पर जो उन्होंने उनके लारे वो करी जी काट पीट। जो हमारी जो छोटी लौंडिया 7:30 बजे जो गई पूजा थी वो लौंडिया जी, उसे दिक्कत जो पवन तो खेत में कुछ लगा जी, उन्होंने पापा जी के लारा काट पीट करी जी। खबर प्रयागराज से है, जहां पर प्रयागराज के मांडा इलाके में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें नकाबपोश बदमाशों ने मेडिकल और मोबाइल शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 2 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फोन समेत कई अन्य सामानों पर हाथ साफ कर लिया। तो वहीं दोनों नकाबपोश बदमाशों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल होने लगा है। वहीं मथुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के जंगलों में 13 साल की मासूम का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि मामला मथुरा के थाना जैन क्षेत्र अल्लाहपुर गांव के पास पीएमडी पॉलिटेक्निक कॉलेज के जंगलों का बताया जा रहा है, जहां जंगल में गुजरने वाले व्यक्ति के द्वारा 112 नंबर पर पुलिस को शव होने की सूचना दी गई थी। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच अब शुरू कर दी है। 100 नंबर पे 112 पे एक सूचना आई थी, जिसके क्रम में ये जानकारी दी गई थी कि बच्ची 7-8 वर्ष जो प्रतीत होती है, उसका शव जो है ये अल्लेपुर गांव के पास और जो जैत में पीएमवी पॉलिटेक्निक है उसके पास झाड़ियां और जंगल टाइप का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कहते हैं बच्ची का शव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जिसमें 112 की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। उसके बाद हम सभी अधिकारीगण और सभी लोग मौके पे पहुंचे और एक बच्ची का शव प्राप्त हुआ है और जिससे प्रतीत होता है कि उनकी हत्या करी गई है। ये पता चला कि अल्लाहगंज में के जंगल में गांव वाले ने फ़ोन किया मुझे कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ साहब एक डेड बॉडी पड़ी है जी और जंगल में जी। तो मैं यहाँ आया तो देखा मैंने कि पुलिस वगैरह सब है, यहाँ पे लगी हुई है, पुलिस जांच कर रही है उसमें। अच्छा जी, क्या किसकी बॉडी है, कितनी साल की उम्र है? बता रहे बच्ची की 10-12 साल की बच्ची है। अच्छा। और उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी। क्या बच्ची का कुछ पता चल सका है, कहाँ की रहने वाली है? अभी तो कोई पता नहीं चला है बच्ची कहाँ। वहीं आरा सदर हॉस्पिटल में डेंगू से निपटने के लिए 20 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसे लेकर प्रभारी सिविल सर्जन अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरा में डेंगू के मरीज की संख्या कम होने लगी है, लेकिन ज्यादा आने पर भी बेड की व्यवस्था की गई है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नेहा गुप्ता। डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां एक और भोजपुर सहित पूरे बिहार में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए आरा सदर हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड बनाया गया है। अभी हम बात करेंगे कि प्रभारी सीएस हैं अरुण कुमार जी से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या व्यवस्था की गई है? जैसे ही हम लोग को निर्देश मिला, डीएम सर का निर्देश आया था, तत्काल हमने उसी समय शाम के समय आया और आधे घंटे के भीतर में ये पहले कोविड वार्ड हुआ करता था, उसको मैंने मेरे ऑर्डर से वो तुरंत इसको कन्वर्ट कर दिया गया, डेंगू वार्ड कर दिया गया। और आप देख ही रही हैं बेड 20 बेड का हम लोग है और हमारे डेडिकेटेड स्टाफ हैं। और ये गुड़िया जी आप इधर आइए, रमाकांत जी। अभी कितने पेशेंट हैं? अभी 3 पेशेंट हैं हमारे पास में। अभी मतलब भोजपुर में है या केवल आरा सदर हॉस्पिटल? आरा सदर में ये हैं और बाकी जांच हुआ है। तो जांच में अभी कल भी 4 था ना, 4 लोग ओपीडी में जांच में आए थे क्रम में। तो अभी क्लियर कट नहीं है कि मतलब उनको क्या एडमिट करना है या उसको आइसोलेशन में रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको दवा दे के, उचित सलाह दे के उसको भेज दिया गया है। क्या व्यवस्था है, मतलब अगर मान लिया कोई भर्ती होगा तो उसको क्या व्यवस्था? अरे ये फुल फ्लेजेड सदर अस्पताल है मैम, आप तो जानती हैं। यहाँ पे हमारे पास में सारा कुछ इलाज का सब बेहतर व्यवस्था है। डेंगू को मैंने आइसोलेटेड एक वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। व्यवस्था तो सदर अस्पताल में, इसमें तो कोई आदमी उठा ही नहीं सकता है क्या व्यवस्था है। व्यवस्था था ही, डेंगू के लिए स्पेशल हम लोगों ने कर दिया है। जाँच यहाँ पे नियमित रूप से हो रहा है और सारे लोग डेडिकेटेड हैं, स्टाफ भी हैं, डॉक्टर भी हैं। जी, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ एक पेशेंट भी है जो डेंगू से पीड़ित है। क्या व्यवस्था सब ठीक ठाक मिल रहा है? ठीक ठाक। कहाँ अभी भर्ती आप हैं? क्या कब से बीमार है बच्चा आपका? इतवारी से।
जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ डेंगू के पेशेंट हैं, इसके अलावा और लोग भी हैं जो भर्ती हैं और समुचित व्यवस्थाएं देने की बात कही जा रही है। आरा सदर हॉस्पिटल में फ़िलहाल अभी एडमिट में 3 मरीज हैं, इसके अलावा अन्य की जांच हुई है, पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, इसलिए अभी यहाँ एडमिट नहीं है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से, इंडिया वॉइस के लिए। वही जमशेदपुर से बड़ी खबर, साक्षी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तारी शहर के अलग अलग शहरों से हुई है। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनसे 2,15,000 की नकदी बरामद की है। तो एएसपी ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों बाजार के एक दुकान और एक मकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक विशेष टीम बनाकर जांच की गई थी, जिसमें 5 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी चारों पहले से ही कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। तो एएसपी ने बताया कि इनके पास से 2,15,000 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। तो फिलहाल सभी 500 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो वही राजकोट एयरपोर्ट पहुंचे गोपाल इटालिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकोट एयरपोर्ट पहुंचे गोपाल इटालिया, कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो गुजरात आप पार्टी के अध्यक्ष है गोपाल इटालिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकोट एयरपोर्ट पहुंचे हैं गोपाल इटालिया, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो गुजरात आप पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।